इंद्रधनुष किस्सा घर में फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ सीमा और आज डार्क हॉर्स के अगले और अंतिम अध्याय में देखते हैं कि संतोष की यात्रा किस मंजिल तक पहुँचती है, कैसे कैसे मोड़ से गुजरकर अंत में इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पे उसके साथ क्या होता है। तो चलिए आप सबों के साथ मैं भी इस यात्रा की शुरुआत करती हूँ। देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। गुरु, विमलेंदु और मयूराक्षी सब मुख्य परीक्षा की तैयारी में पूरे जी जान से भिड़े हुए थे। इस दौरान कभी कभार गुरु और मयूराक्षी के बीच फ़ोन पर बात और किसी टॉपिक पर चर्चा को लेकर मुलाकात भी हो जा रही थी। जल्दी ही मुख्य परीक्षा का समापन भी हो गया। गुरु और विमलेंदु अपने प्रदर्शन को लेकर संतुष्ट थे। मयूराक्षी को लग रहा था कि कुछ कमी रह गई, पर अब परीक्षा हो चुकी थी। अब परिणाम का इंतजार था। संतोष अपनी नई कोचिंग में पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई में जुट गया था। इस बार वह कोई कमी नहीं रखना चाह रहा था। संतोष अक्सर गुरु के पास बैठ पढ़ाई पर परिचर्चा कर लेता था। साल भर के बाद भी उसे गुरु के साथ रहने का सही मतलब समझ में आने लगा था। उस दिन संतोष गुरु के साथ बैठा तैयारी पर ही बात कर रहा था। सिलेबस बहुत बड़ा है न गुरु भाई, इस पूरे परीक्षा का, संतोष ने यूं ही कहा। हाँ, पर तुम जितना सोच रहे हो सिलेबस उससे भी बड़ा है मेरे दोस्त, गुरु ने कहा। मतलब समझा नहीं, संतोष ने कहा। इस सूर्य की रोशनी में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सब यूपीएससी का सिलेबस है। तुम्हें इसका अध्ययन करना है तो हर वक्त आँख और कान खुले रखो। बस समझो हो गई तैयारी, गुरु ने दार्शनिक अंदाज में कहा। इस फील्ड में कोई कुछ बने न बने पर इतना जरूर पढ़ लिख लेता है कि आदमी बन जाता है, संतोष ने आह लेते हुए कहा। हाँ, सही ही कह रहे हो। लोग 24-25 की उम्र में आते हैं तब लड़के होते हैं, पर जाते हैं 35-37 की उम्र में आदमी बन के, गुरु हंस पड़ा। संतोष उससे भी ज़्यादा हंसा। अच्छा, ये क्या ज़रूरी है कि सब आईएएस ही बन के अच्छी ज़िंदगी पा सकते हैं? दुनिया में तो और भी विकल्प है न गुरु भाई, संतोष ने पूछा। हाँ, हजारों विकल्प हैं, पर मानता कौन है? जब यहाँ आया व्यक्ति पूरी तरह फेल नहीं हो जाता तब तक वो मानता ही नहीं है कि और भी विकल्प है। जब तक उम्र है और अटेम्प्ट है तब तक लालच ऐसा कि हर लड़का ये कहता है मिल जाएगा, और आईएएस भी इंसान ही न बनता है। अब बताओ, इतनी आशावादिता वाले क्षेत्र को छोड़कर कोई कैसे जाए? गुरु ने मुस्कुराते हुए एक मखमली सा कटाक्ष किया था इस फील्ड में होने वाली भीड़ पर। मुख्य परीक्षा का भी परिणाम आ गया था। गुरु, विमलेंदु और मयूराक्षी साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित हो चुके थे। मयूराक्षी ने पहला फ़ोन गुरु को लगाया। अरे गुरुदेव, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। सुनो, मैं मिठाई लेकर पार्क आ रही हूँ, तुम जल्दी पहुँचो, कहकर मयूराक्षी ने फ़ोन काट दिया। गुरु कुछ बोल भी नहीं पाया था। विमलेंदु को बधाई दे वह सीधे पार्क के लिए निकला। पार्क के रास्ते में पड़ने वाली मिठाई की दुकान पर ही उसकी नज़र मयूराक्षी पर पड़ी। वह उसी लड़के के साथ मिठाई खरीद रही थी। उसने देखा लड़के ने एक मिठाई पहले उसे अपने हाथों से खिलाया और फिर दोनों गले लगे। वहीं से तुरंत मयूराक्षी ने गुरु को फ़ोन लगाया। गुरु सब देख ही रहा था। हेलो, कहाँ पहुँचे? मैं यहीं मिठाई की दुकान पर ही हूँ, 2 मिनट में आ रही हूँ। पार्क में पहुँच उसने सबसे पहले दौड़कर गुरु को गले लगा लिया। क्षण भर के लिए गुरु तो स्थिर रहा, पर फिर एक झटके में उसने मयूराक्षी को अपने से छुड़ा अलग कर दिया। मयूराक्षी अवाक थी उसके इस व्यवहार पे। क्या हुआ तुम्हें? मयूराक्षी ने सवाल नहीं हिसाब पूछा था। कुछ तो नहीं, बस तुमसे यही कहना था कि सबके गले लगना ठीक नहीं मयूराक्षी। जिसकी हो उसी के गले रहो, हम ऐसे ही ठीक हैं। क्या बक रहे हो? पागल हो चुके हो तुम पी पी के क्या? हाँ, जो देख के सालों पहले अपना नंबर बदला था, जो देख के आज तुम्हें गले से छुड़ाया, सब पागलपन ही तो था मेरा। मयूराक्षी अब एक ही पल में सारा माजरा समझ गई। सालों का रहस्य अब खुल गया था। गुरु के मन की गांठ का पता चल गया था मयूराक्षी को। छी, तुम पराशर के बारे में बात कर रहे हो? हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या दुनिया है ये? क्यों, दुनिया ने क्या कर दिया तुम्हारा? साथ ही तो है तुम्हारे, तुम्हारा पराशर, गुरु ने तमतमाते हुए कहा। शर्म करो गुरु, भाई है वो मेरा छोटा, एक ही माँ के संतान है दोनों। छी, मयूराक्षी के इस शब्द ने गुरु को दफन कर दिया था।
क्या क्या कह रही हो मयूरी? गुरु जैसे काठ सा खड़ा हो गया। भाई है मेरा, साथ रहते हैं हम दोनों। उसका भी कल ही रिजल्ट आया है बैंक पीओ का। अगले सप्ताह ट्रेनिंग में जाएगा। हम बचपन से साथ रहे, यहाँ भी एक दूसरे के साथ थे। छी, क्या गंदी बातें। हाय गुरु प्लीज़। मयूराक्षी अब रोने को थी। गुरु अब अगले ही पल जैसे ज़मीन में धंसा जा रहा था। वह अचानक हाथ जोड़े घुटने के बल गिर पड़ा। पहली बार इतना मजबूर था गुरु। जाओ गुरु, मैंने क्या क्या सोचा था तुम्हें लेकर। हर बात में खास दिखने वाला गुरु आखिर इस मामले में जीरो ही निकला। एक लड़के लड़की के रिश्ते को लेकर सोच में तुम भी औरों की तरह एक मामूली लड़के ही निकले गुरु। मयूराक्षी ने वहीं बैठते हुए कहा। माफ़ कर दो मयूरी, प्लीज़, मैं मरा जा रहा हूँ। गुरु के पास शब्द ही नहीं थे। मैं जा रही हूँ गुरु, मुझे बहुत आगे निकलना है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे मामूली साबित होने का तुमसे ज़्यादा दुख मुझे है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आगे निकलना चाहती थी, पर अब नहीं। इतने मामूली आदमी के साथ कैसे गुरु? कहकर वह फिर गुरु के गले से लिपट गई। दोनों खूब रोए। दोनों समझ गए थे कि यह आखिरी मुलाकात है शायद। गुरु को भी अपनी छोटी सोच का प्रायश्चित करना था, और इसका सबसे अच्छा रास्ता था मयूराक्षी को आगे बढ़ने का रास्ता देना। वह अपने मामूलीपन से मयूराक्षी को छोटा नहीं करना चाहता था। जीवन में बस एक बार मामूली होना बड़ा महंगा पड़ गया था गुरु को। उस दिन घंटों बैठे रहे दोनों। बड़ी मुश्किल से दोनों ने अपने अपने रास्ते पकड़े और कमरे पर लौट आए। रात को उसने ये बातें विमलेंदु को बताई। सुनकर विमलेंदु भी भौंचक रह गया और शर्मिंदा भी, क्योंकि उसने भी पराशर को मयूराक्षी का प्रेमी ही बताया था। उसने गुरु से सॉरी कहा और खुद मयूराक्षी से बात करने की बात कही। गुरु ने मना कर दिया। गुरु एक बार हारी हुई बाजी फिर नहीं खेलना चाहता था, क्योंकि अब वह जीतकर भी हार जाता। नज़र कैसे मिलाता जिंदगी भर मयूराक्षी से। महीना भर गुजरा था। आखिर अंतिम परिणाम का दिन आ ही गया। मुखर्जी नगर में दिवाली और मातम एक साथ आता था इस दिन। जिसकी लॉटरी लग गई तो समझिए जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति जैसा महसूस होता था। विमलेंदु ने तो इतिहास रच दिया था। पूरे भारत में 42वीं रैंक आई थी उसकी। गुरु को अपना परिणाम पता चल गया था। गुरु परिणाम सूची से बाहर था, पर यह जानकर भी पता नहीं उसका मन क्यों नहीं माना। वह साइबर कैफ़े में गया और परिणाम की सूची को ध्यान से देखते रह गया। गुरु खुशी से उछल पड़ा। रैंक 21 के आगे लिखा था मयूराक्षी। गुरु बहुत तेज़ी से बाहर निकला, फ़ोन निकाला, फिर रख दिया। वह यही सोच रहा था, मयूराक्षी ने ठीक ही कहा था, उसे बहुत आगे निकलना है। मुझ जैसे मामूली आदमी को अब नहीं आना चाहिए उसके रास्ते। आज गुरु का मन हल्का हो गया था, पर एक बोझ बरसों से था सिर पर। रिजल्ट की खबर जान बाबूजी लगातार फ़ोन कर रहे थे। गुरु ने पहले ही की तरह फ़ोन मिलाकर एक मैसेज टाइप किया। बाबूजी, मेरा संघर्ष जारी है। बाबूजी को भेज दिया। दशरथ बाबू के लिए एक मैसेज काफ़ी था। उनके हर सवालों का ऐसे ही किसी एक मैसेज से जवाब देता था गुरु। पूरी दुनिया के आगे शब्दों से परमाणु बम पटक देने वाला गुरु बरसों से अपने पिता के आगे चुप था। बोलकर भला क्या साबित कर सकता था? उसे कुछ करके साबित करना था। रास्ते में कोचिंग लेकर वापस आता संतोष मिल गया। आपका रिजल्ट का क्या हुआ गुरु भाई? संतोष ने देखते हुए पूछा। वही जो देवदास का पारो के घर पर हुआ था। एकदम दरवाजे पर जाके दम तोड़ दिए हम भी। हा साला यूपीएससी, कहकर गुरु खूब हंसा। सॉरी गुरु भाई, संतोष ने अफसोस के साथ कहा। अरे का हुआ यार, यहाँ जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो फिर रूम के अंदर। आओ अंदर चलें, कहकर दोनों कमरे पर आ गए। विमलेंदु के घर स्वर्ग उतर आया था। पिता भोलानाथ यादव अपनी टूटी कुर्सी पर इंद्र के समान बैठे थे। बेटा जगत जीत कर जो लौटा था। दिन रात बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रिजल्ट नहीं, श्री राम लंका से सीता लेकर अयोध्या लौटे हों। 5 दिन रहने के बाद विमलेंदु वापस दिल्ली लौट आया था। कुछ महीने दिल्ली रहकर वह ट्रेनिंग के लिए मसूरी चला गया। रोज की तरह आज भी भोलानाथ यादव खटिया बिछाए द्वार पर बैठे थे कि तभी सायरन की आवाज़ सुनाई दी। साए साए करती वो आवाज़ भोलानाथ यादव के घर के और करीब आने लगी। ठीक उन्हीं के दरवाजे पर आकर 6 गाड़ियों का वह काफिला रुका। झट से एक पुलिस का जवान उतर कर आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोला। इस सूबे के सबसे प्रभावी कैबिनेट मंत्री तेज नारायण यादव थे। भोलानाथ यादव समझ ही नहीं पा रहे थे कि कहाँ जाएं, ऊपर उठें कि नीचे उतरें। वे मारे खुशी के बीच में लटके रहे क्षण भर। खटिया पर से छड़फड़ा कर उठे ही थे कि मंत्री ने हाथ पकड़कर वहीं बिठा दिया
और खुद भी खटिया पर बैठ गए। नमस्कार भोलानाथ जी, कैसा स्वास्थ्य है आपका? मंत्री जी ने हाथ पकड़े बोला। एकदम बढ़िया है हुजूर, बस दुआ है। आप सबके आशीर्वाद से बेटा कलेक्टर बन गया और का चाहिए हम किसान आदमी को। भोलानाथ ने कांपते स्वर में बोला। अरे आशीर्वाद तो दीजिए आप हमारी लड़की को, समधी बनाने आए हैं हम आपको, कहकर गले पर हाथ रख दिए मंत्री जी ने। भोलानाथ यादव को अपने कान पर विश्वास नहीं हो रहा था। भला भगवान एक साथ इतनी भी खुशियाँ देता है कहीं? सोचने लगे कितना पुण्य जमा कर आए थे हम पिछले जन्म में। हुजूर ये तो आपका बड़प्पन है, बस सोचना क्या है, आपका आदेश है तो सब ठीक है। भोलानाथ यादव ने वही कहा जो दिल ने कहा। दिमाग तो काम ही नहीं कर पाया था तभी। 4 करोड़ रुपया और बनारस में पेट्रोल पंप और लखनऊ में एक मकान सोचे हैं। कुछ और मन हो तो ज़रूर बताइएगा भोलानाथ जी। आप समय दे दीजिए एक बार, आप सब हमारी बिटिया भी देख लेते मौका निकाल के। मंत्री जी के अंदर का पिता बोला आपकी। कहा सरकार, 4 करोड़ देने वाले की बेटी नहीं देखी जाती। अरे वो हमारी भी बेटी है, बस एक बार बिमल से पूछ लेते, मतलब उसको हम बता देते, फिर आ जाते हैं रस्म करने। भोलानाथ अब समधी बनने के करीब पहुंचकर बोले। ठीक है, ज़रूर ज़रूर, हमें ज़रा जल्द खबर दिलवाइएगा। मंत्री जी ने उठते हुए कहा। अरे तनी चाय शरबत तो करते जाते आप। हा हा, अरे कोनो वोट मांगने थोड़े आए हैं, बेटा मांगने आए हैं। चाय शरबत तो अब जिंदगी भर चलेगा आपके यहाँ भोलानाथ जी, कहकर मंत्री जी कार में बैठ गए। काफिला धूल उड़ाता चला गया। इधर विमलेंदु ने तो अपना निर्णय ले रखा था, वह बस बाबूजी को खबर ही सुनाने वाला था। उसने ट्रेनिंग एकेडमी में ही अपने साथ ट्रेनिंग कर रही उड़ीसा की ऋतुपर्णा महापात्रा के साथ विवाह करना तय कर लिया था। दोनों के बीच प्रेम सावन में दूब की तरह बड़ी तेजी से उगाया था। विमलेंदु ने बाबूजी के फ़ोन से पहले ही फ़ोन करके अपना निर्णय सुना दिया था और शादी की तिथि भी तय कर ली थी। भोलानाथ यादव को लगा जैसे किसी ने उड़ाकर पर काट लिए हों। मन महसूस कर रह गए। मंत्री जी को खबर भिजवा दी कि बेटे ने नाता तोड़ लिया है हमसे, अपनी मर्जी का मालिक हो गया है। 2 महीने बाद शादी थी। विमलेंदु घर आया। पिताजी माँ जी समेत घर भर की खरीदारी की और सबके लिए भुवनेश्वर का टिकट भी बुक कराया। सारे टिकट एसी फर्स्ट क्लास के थे। ऋतुपर्णा महापात्रा उड़ीसा के मुख्य सचिव रहे गजपति महापात्रा की बेटी थी। उसके खानदान में 3 पीढ़ियों से आईएएस ही थे सब। विमलेंदु ने प्यार में सधा हुआ इकरार किया था, बहुत बड़े परिवार का दामाद बनने जा रहा था। पर भोलानाथ यादव की दुनिया ही अलग थी। उनको उस दुनिया में ही सिमट कर रह जाना था। अपने बेटे की शादी में भी एक मामूली बाराती की तरह ट्रेन में सवार हो और अपने कुछ गिने चुने संबंधियों के साथ भुवनेश्वर पहुँचे। अभी तक न लड़की देखी थी, न समधी का मुँह, न उनका घर, और सीधे शादी के लिए आना पड़ा था उनको। सबको भुवनेश्वर के एक 5 स्टार होटल में ठहराया गया। होटल में ही व्यवस्था का जायजा लेने आए गजपति महापात्रा की पहली बार अपने समधी भोलानाथ यादव से मुलाकात हुई। हंसते हुए हालचाल पूछा और शाम को समय से ही शादी के मंडप पर पहुंचने की हिदायत देते हुए चले गए। शाम को वरमाला के साथ फ़ोटो खिंचवाते वक्त भोलानाथ यादव की अपने समधी से दूसरी बार मुलाकात हुई, वो भी फोटोग्राफर की कृपा से, क्योंकि उसे एल्बम के लिए दोनों समधी का एक ग्रुप फ़ोटो चाहिए था। बाकी संबंधी बस भोलानाथ यादव जी के पीछे चुपचाप घूमते रहे। बहुत हिम्मत जुटाकर खाना खाया और वापस होटल में आकर सो गए। दूसरे दिन भोलानाथ यादव जी की ही विदाई होनी थी। वो एक ऐसी बारात के मुखिया थे जो बिना अपने बेटे और बहू के वापस घर लौट रही थी। बारात वापस जाने के बाद विमलेंदु को लेकर उसके ससुराल वाले अपने घर पहुँचे। ऋतुपर्णा भी ट्रेनिंग के बाद पहली बार ही घर आई थी। शादी तो होटल से हुई थी, सो अब सीधे होटल ही पहुँचे थे। घर पहुँचते ही दरवाजे पर ही चेरी खड़ा मिल गया। ऋतुपर्णा ने उसे गोद में लेकर गले लगा लिया और विमलेंदु की तरफ बढ़ाकर उसका माथा चुमवाया। चेरी ऋतुपर्णा का सबसे प्रिय कुत्ता था। विमलेंदु जैसे तैसे अंदर गया और सबसे पहले उसने साबुन से पूरा मुंह और सिर धोया। उसके बाद वह खाने पर पहुंचा। सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। विमलेंदु को एक नए दामाद वाला एहसास जरा भी नहीं हुआ। एक आईएएस होना जो वह पिछले कई महीने से जीता आ रहा था, यहाँ आकर ख़त्म हो गया था। अभी कुछ महीने पहले आईएएस बनने के बाद जब आसपास का पूरा गांव उसे देखने आया था, उससे पहले उसमें जो उसने देवत्व पाया था वो यहाँ इतने देवताओं के बीच गुम हो गया था। यहाँ तो नया दामाद के नाम पर भी 2 आदमी मिलने नहीं आए थे उससे।
अपनी दुनिया का हीरो यहाँ एक साधारण स्तर पर आ गया था। मन ही मन बेचैन था वह। रात को विमलेंदु बिस्तर पर था, तभी ऋतुपर्णा गोद में चेरी को लेकर आई। डार्लिंग, आज मेरी ज़िंदगी की इतनी खास रात है। मैं चाहती हूँ कि स्पेशल रात को चेरी हमारे साथ ही सोए। मैंने इसे बहुत मिस किया है, कई महीने। मेरा बच्चू, मेरा चेरी। ऋतुपर्णा का ममत्व अभी देखने लायक था, और विमलेंदु का थोथना भी। दृश्य कुछ ऐसा था कि अब चेरी उन दोनों के ऊपर चारों टांग फैलाकर लेटा हुआ था। विमलेंदु कुछ नहीं बोला। वह तो बस यही सोच रहा था कि जिंदगी भर जिस कुत्ते के पीछे पर ढेला मार उसने द्वार से भगाते हुए इतना बड़ा होकर कभी सोचा भी नहीं कि अपनी शादी की पहली रात उसी के साथ सोएगा। उसे आज अपने इंसान तक होने का दुख हो रहा था। ऋतुपर्णा रात भर चेरी के पेट में उंगली से गुदगुदी कर उसके बचपन से लेकर अभी तक के नटखटेपन के किस्से सुनाती रही, और सवेरा हो गया। सुबह विमलेंदु को गुरु की कही एक बात याद आ गई। जरूरी नहीं कि जो सेलेक्ट हो वो करेक्ट भी हो। सही ही कहा था गुरु ने, विमलेंदु ने सोचा। बड़ा बेचैन था विमलेंदु। उसे अपना घर और बाबूजी भी याद आए अचानक। इधर भोलानाथ यादव अपने परम मित्र विरंची पांडे के साथ चाय पीते हुए बतिया रहे थे। का करिएगा विरंची जी, बहुत ऊंचा चला गया बेटा हमरा। हमसे छुआता भी नहीं है अब। हम भी उसके साथ सत तनी ऊंचा गए हैं, सो ऊंचाई का दुख का लोकेगा अब नीचे वाले को। सब कहता है भोलानाथ को अब का दुख। भोलानाथ यादव शून्य में देखते बोले जा रहे थे। अरे आप भी फालतू टेंशन ही आए हैं। इतना बड़ा घर में शादी किया, बहू भी आईएएस मिली, और क्या चाहिए? विरंची पांडे बोले। हाँ विरंची जी, पर एक बात बोलें, बड़ा घर में तो किया, पर नेताजी के यहाँ करता ना। नेता जनता से भी निभा देता है। हम तो फिर भी कलेक्टर के बाप थे, बोल के भोलानाथ यादव खैनी रटाने लगे। मनोहर खाना खाकर कमरे पर अखबार पलट रहा था कि राय साहब की कॉल आई। अरे मनोहर जी, कहाँ हैं? जरा गुरु और सब लोग आइए ना यहाँ तिमारपुर थाना, हमको पुलिस उठाकर ले आया है। राय साहब ने जोर देकर कांपते हुए आवाज़ में कहा। क्या तिमारपुर थाना? अरे आप वहाँ रुकिए, तुरंत आते हैं। मनोहर बिना कुछ और पूछे कमरे से निकला। बस गुरु को ही फ़ोन कर पाया और जल्द ऑटो लेकर थाने पहुंचा। दोनों को पता ही नहीं था कि आखिर राय साहब को पुलिस क्यों उठाकर ले गई। दोनों थाने के अंदर पहुंचे। राय साहब सामने ही बेंच पर बैठे हुए थे। क्या हुआ हो महाराज, यहाँ काहे आ गए? देखते ही मनोहर ने पूछा। ओए जरा धीरे बोलो, साइड में जाके बात कर लो, एक सिपाही ने बोला। राय साहब दोनों के साथ थोड़ा बगल हो गए। अरे कहा बताएं जी, हम तो साला पता नहीं कौन सा कर्म करके यहाँ दिल्ली आए। सब इज्जत पानी भी खत्मे हो जाएगा लगता है। अरे भाषण कम पे लिए, का हुआ बताओ ना यार, गुरु ने चिल्लाकर कहा। हाँ भाई, वो हमारे फ्लैट में जो था ना गोरे ललवा, उस साला अपने कुकवा को भगा ले गया है। अब कुकवा का हस्बैंड पुलिस लेकर आया और हमसे पूछताछ करने पुलिस हमको यहाँ ले आई, राय साहब ने कहा। अच्छा, हाय रे साला, वो गोरे ललवा। आप तो कह रहे थे बहुत अच्छा आदमी है, आपका तो फैशन गुरु था ना, मनोहर ने चिढ़ते हुए कहा। चुप रहो जरा। अच्छा राय साहब, भागा वो है, आपको काहे उठाई पुलिस? बिल्डिंग के और लड़कों को काहे नहीं उठाई? पूरा बात बताइए, सच सच, कुछ छिपाइए मत, गुरु ने डांटते हुए कहा। हाँ गुरु भाई, असल में बगल वाले हमारा नाम ले रहे थे। हम कभी कभार उस कुकवा के साथ नेहरू विहार के पार्क में घूमते उमते थे। एक बार उसका हस्बैंडवा भी देख लिया था, उसी में नाम दे दिया होगा। पर हम माई कसम नहीं जानते साला हरामी कहाँ भागा है लेके, राय साहब ने अपनी अधूरी प्रेम कहानी सुनाते हुए कहा। तब ये है ना अजब प्रेम की गजब कहानी, इहो मज़ा ले चुके हैं ज़िंदगी का, गुरु ने गर्दन मनोहर की तरफ घुमाते हुए कहा। जा हो राय साहब, हट छी, आप भी खाटी भकलंड ही निकले महाराज, कहते हुए मनोहर ने इस तरह देखा जैसे गंगा जल में कीड़ा निकल आया हो। तब तक थानेदार आ चुका था। राय साहब से 2 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। ऑटो में राय साहब बीच में चुपचाप बैठे वापस आ गए। उन्हें छोड़कर मनोहर और गुरु वापस अपने कमरे की ओर जाने को थे कि बत्रा पर जावेद पर नज़र पड़ गई। अरे जावेद यार, यहाँ बत्रा पर इस समय? गुरु ने ऑटो से उतरकर पूछा। हाँ भाई, रेल टिकट लेने आया हूँ, कोई तत्काल में करवा दे, किसी ट्रेवल्स वाले को दूंगा, माँ बहुत सीरियस है, पहुँचना ही होगा, जावेद ने बताया। चलो देखते हैं, आओ, गुरु ने कहा। गुरु, मनोहर, जावेद तीनों पास ही के एक ट्रेवल्स वाले के पास गए। किसी भी ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा था। एक टिकट पटना के लिए राजधानी एक्सप्रेस में था, सेकंड एसी का।
ट्रैवल्स वाला 500 रुपये अलग से मांग रहा था। कुल 2300 रुपये लगने पर टिकट मिल जाता। गुरु और मनोहर ने जावेद की तरफ देखा। जावेद कंप्यूटर की स्क्रीन पर बस टिकट को देख रहा था। जावेद अपनी जेब के बारे में जानता था, इसलिए उधर क्या देखता। पॉकेट में बस 800 रुपये थे। जल्दी बोलो भाई, फिर ये भी खत्म हो जाएगा, ट्रैवल्स वाले ने माउस पर हाथ रखते हुए कहा। काटो, जल्दी जल्दी बनाओ टिकट, गुरु ने तपाक से कहा। हाँ हाँ बनाओ यार, सोच का रहे हो तुम, पैसा दे रहे हैं ना, मनोहर ने भी कहा। जावेद की नज़र अब गुरु और मनोहर की तरफ थी। टिकट बन गया जावेद का। मनोहर और गुरु ने पर्स खोले और दोनों ने मिलाकर 2300 रुपये टिकट वाले को दे दिए। थैंक्स भाई लोग, शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह देख रहा है, जावेद ने भरी आंखों से कहा। अबे जाओ जल्दी, पहले ट्रेन पकड़ो, सेम डे का टिकट मिला है, टाइम कम है, निकलो दोस्त, गुरु ने कहा। हाँ टाइम कम है, मनोहर ने भी कहा। जावेद तुरंत वहाँ से कमरे पर गया, बैग उठाया और स्टेशन निकल गया। जावेद दूसरे दिन सुबह के 11 बजे अपने गांव महादेवपुर के बस स्टॉप पर उतर चुका था। अपनी गली में ज्यों ही घुसा, दरवाजे पर भीड़ लगी हुई थी। यह देख उसके हाथ से बैग छूट गया और वह बेतहाशा दौड़ भीड़ को चीरते हुए सीधे सामने पड़ी माँ से लिपट कर एक बार चीखा और फिर चुप हो गया। जावेद को आता देख और भी लोग जमा हो गए थे। सुबह 9 बजे ही माँ दुनिया छोड़ चुकी थी। गुरु और मनोहर ने सही कहा था, टाइम कम है। आखिर जावेद टाइम पर नहीं पहुंच पाया। माँ से लिपट कर एक टक बस माँ को देखे जा रहा था। अम्मी पूछो ना मुझसे, मेरे नतीजे आए कि नहीं। अम्मी पूछो ना, कब आसमान जीतूंगा मैं। अम्मी उठ, अम्मी उठो ना अम्मी, बोलकर वह बेसुध पड़ गया। इलियास मियाँ ने उसे पकड़कर उठाया और पानी पिलाया। जावेद ने इलियास मियाँ की तरफ देखते हुए कहा, चचा जान, अब 2 बीघे तो कभी नहीं बेचूंगा। चुप हो जा बेटे, अल्लाह ठीक करेगा सब, तू संभाल खुद को, इलियास मियाँ ने कहा। कुछ देर बाद सब जनाजे को सुपुर्दे खाक करने चले गए। अपनी ही बची ज़मीन में लाया था माँ को। माँ को मिट्टी देते वक्त उसकी आंखों से पानी का एक भी कतरा नहीं था। आदमी अंदर ही अंदर कैसे सूख जाता है, जावेद की आंखों को देख यह पता चल जाता। जावेद जरा भी नहीं रो रहा था। आखिर किसके लिए रोता? कौन था उसके आंसू पोंछने वाला? जो थी वो तो चली गई, अब कहाँ लिपटता। माँ पर मिट्टी डाल और खुद को पत्थर बनाकर जावेद घर वापस लौट ही रहा था कि उसका मोबाइल बजा। बिहार लोक सेवा आयोग का अंतिम परिणाम आ गया था। माँ शायद यह खबर अपने सामने सुनना चाहती थी, इसलिए भी घर भी नहीं पहुंचा था जावेद। जावेद हाकिम बन गया था। गांव में पूरी खबर फैल गई। जावेद वापस माँ की कब्र पर गया और कब्र से लिपट गया और दहाड़ मारकर रोया। पीछे से मौलवी चाचा ने पीठ पर हाथ धरा और कहा, जावेद तेरी अम्मी तेरे लिए अब्बा से खूब लड़ती थी, देखना आज तेरे लिए अल्लाह से लड़ने चली गई। अल्लाह के पास जाकर तेरे नतीजे भिजवा दिए। तेरे लिए कहाँ जाकर खुशियाँ भेजी उसने। मत रो वरना उसका दिल दुखेगा। तेरे लिए फरिश्ता थी वो। जावेद सोच रहा था, हाँ सच में फरिश्ता थी, बस काश फिर वो वापस आ जाती। पर फरिश्ते कहाँ लौट कर आते हैं। गुरु और मनोहर को जावेद के बारे में पता लग गया था। दुख भी था और उसके सेलेक्ट हो जाने की खुशी भी। एक बार फिर से पीटी का फॉर्म आ गया था। इस बार गुरु ने फॉर्म नहीं डाला। उसके पास अब एकमात्र अंतिम अटेम्प्ट बचा था। उसने 1 साल रुक जाना ही सही समझा। संतोष तो जैसे तैयार ही बैठा था। इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। बीते 2 हफ्तों में विदिशा से बात करने के अलावा वह निकल भी नहीं रहा था पढ़ाई छोड़कर। इस बार घर वालों का भी पूरा विश्वास बना हुआ था उस पर। माँ कमला देवी ने संतोष के कलेक्टर बन जाने पर 4 धाम यात्रा की मनौती मांगी थी। संतोष के साथ मनोहर ने फॉर्म डाला था। मनोहर बस फॉर्म डालकर एक सिविल अभ्यर्थी के नैतिक दायित्वों का निर्वहन कर देता था। आज तक कभी अपना रिजल्ट ना देख और ना ही कभी उसे धोखा हुआ। हर बार उसे वही हुआ जो उसने सोच रखा था, फेल फेल फेल। पीटी की परीक्षा हो गई। संतोष संतुष्ट था। बिना वक्त गवाए मेंस की तैयारी में जुट गया। अपने लिखे उत्तर दिखाने के लिए वह रात को भी श्यामल सर के घर पहुंच जाता था। शुक्रवार की शाम थी। वह बतरा पर हलचल मची हुई थी। इस बार इतिहास से परीक्षा देने वालों की दुर्गति हो गई थी। सबसे ज़्यादा परिणाम लोक प्रशासन से आए थे। संतोष कमरे पर था। किसी ने रिजल्ट आने की जानकारी दी। उठकर रिजल्ट देखने बगल वाले साइबर कैफ़े में गया। पहली बार में उसकी हिम्मत नहीं हुई, पर उसे पता था कि परीक्षा ठीक हुई है उसकी।
हिम्मत करके अपना रोल नंबर डाला। वहीं बैठ गया संतोष। स्क्रीन पर नॉट क्वालिफाइड लिखा आ गया था। अब संतोष में ताकत नहीं बची थी कि उठकर कमरे तक आए। पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखों में अंधेरा था। बहुत घटिया फील्ड है यूपीएससी, पढ़कर मर गए साला, पर पीटी नहीं हुआ। संतोष बुदबुदाने लगा। वह जैसे जैसे खड़ा हुआ और सीधे यमुना नदी के पुल की तरफ जाने लगा। उसे खुद पता नहीं था कि वह अब क्या करने वाला है। गुरु रास्ते की दुकान पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। इधर कहाँ जा रहे हो? गुरु ने पूछा। मरने। चलना है क्या? संतोष ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। पगला गए हो का यार? का अंट बक रहे हो? अरे क्या हुआ? गुरु ने गुस्से में कहा। मरा लिए हम अपनी, फिर भी पीटी नहीं हुआ। लोग कहाँ गया आपका ज्ञान गुरु भाई? साला टीचर बदल लो, विषय बदल लो, मेहनत करो, सब तरह से तो करके देख लो, कहाँ गया रिजल्ट? बताओ ना आप ही, संतोष ने चिल्लाते हुए कहा। तो क्या हुआ? अभी तो तुम्हारे पास और प्रयास है ना, आगे हो जाएगा। गुरु ने मुखर्जी नगर की रटी रटाई लाइन बोली। वाह रे गुरु भाई वाह, लीजिए लीजिए साला हमारा फ़ोन, बोलिए ना हमारे बाप को कि पीटी नहीं हुआ इस बार भी आपके बेटे का, अगली बार हो जाएगा। अरे कैसे मुंह दिखाएंगे? हमारे बाप ने कर्जा लेकर हमको पैसा भेजा, इतना कष्ट से खर्चा आता है और साला हम कुछ कर नहीं पाए, बोलकर दहाड़ मारकर रोने लगा संतोष। गुरु ने बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझाकर शांत किया और कमरे पर लेकर आया। संतोष पूरी तरह एकाकी हो गया था। फ्रस्ट्रेशन शब्द का अर्थ उसने अब जाकर समझा था। दिन रात यही चिंता कि घर किस मुंह से लौटेगा। न किसी से बात करता, न कहीं जाता। कुछ महीने यूं ही गुजरे। एक दिन विनायक बाबू का फ़ोन आ ही गया आखिर। हेलो बेटा, क्या हाल है? पिता ने पूछा। जी ठीक हूँ पापा, वही पढ़ाई चल रही है, संतोष ने धीमी आवाज़ में कहा। आखिर क्या सोचे हो आगे? पिता ने अगला सवाल किया। मतलब जी क्या, बस फिर देंगे, अब रास्ता भी तो कुछ नहीं है पापा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? केवल बीए करके रह गया आईएएस के चक्कर में, संतोष ने एक साथ जवाब और सवाल दोनों कहा। देखो बेटा, हमसे जितना भी बन पाया हम किए तुम्हारे लिए, कर्जा पैसा सब लिए। अब भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला। तुम्हारे भाग में आईएएस बनना नहीं लिखा है। ज्योतिषी भी कुंडली देखा तो बताया सिलेक्शन मुश्किल है। उतना पर भी अगर हमारे पास पैसा होता तो हम पक्का वापस नहीं बुलाते, पर अब नहीं सकेंगे। आ जाओ अब वापस, पिता विनायक सिन्हा ने अपनी बात कह दी थी। संतोष आंखों में आंसू लिए सब सुनता रहा। ठीक है पापा, हम चले आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। संतोष फ़ोन काट चुका था। हाँ यहीं से पढ़ना और एसएससी बैंक का भी फॉर्म। हेलो हेलो, फ़ोन तो संतोष काट चुका था। फ़ोन रख वह लेटा ही था कि एक बार फिर घंटी बजी। इस बार राय साहब थे फ़ोन पर। हेलो संतोष जी, हम जा रहे हैं दिल्ली छोड़कर, लास्ट बार मिल तो लीजिए, राय साहब ने बड़े भावुक स्वर में कहा। कहाँ हैं आप अभी? संतोष ने पूछा। बस 4 बजे की ट्रेन है, सबसे मिल लिए हैं, बस अब आपसे और मनोहर से मिलने बतरा आ रहा हूँ। राय साहब का आईएएस में प्रयास खत्म ही हो चुका था, पीसीएस भी नहीं हो पा रहा था। घर से वापसी के साथ साथ शादी का दबाव भी अब बढ़ने लगा था। राय साहब ने बीएड कर ही रखा था, अपने गृह राज्य में मास्टरी का फॉर्म भी डालाए थे। पीसीएस से अभी भी उम्मीद थी। बड़ी मुश्किल से अपने पिता को इलाहाबाद में कुछ दिन रहने देने के लिए मनाया था। राय साहब का अब दिल्ली का अध्याय समाप्त हो रहा था। अलविदा बुढ़ऊ, अलविदा, मनोहर आते ही राय साहब के गले लग गया। हाँ मालिक, अब हम तो बुढ़ा गए, हमसे नहीं हुआ इस साल आईएएस, अब इजाज़त मांग लिए हैं दिल्ली से, राय साहब ने कहा। राय साहब, बहुत याद आइएगा आप यार, संतोष ने कहा। बहुत भावुक क्षण था। मुखर्जी नगर आए लड़कों का बिना अपने सपने लिए, बस अपने लाए सामान के साथ बैरंग लौटना सबसे ज़्यादा कठिन समय होता है। खैर बहुत कुछ सीखे यहाँ, और ये भी जाने कि टैलेंट ही सब कुछ नहीं है, भाग्य में भी होना चाहिए, तब ये होगा। साला बोलिए, हमरे जैसे किताबी कीड़ा का भी नहीं हुआ, गुरु जैसा लड़का रह गया, भाग्य में नहीं है तो कभी नहीं होगा। और आप लोग भी देखिए क्या होता है, हमारा तो साला सब कर्म हो गया। दारू, मुर्गा, सिगरेट से लेकर थाना, पुलिस, साला सब देख लिए। राय साहब ने शॉर्ट में अपना दिल्ली अनुभव बांट दिया था। अरे वो कुकुआ वाला नहीं बोले, मनोहर के बोलते ही सब हंस पड़े। हट मर्दवा आप भी, राय साहब लजा गए। इन्हीं ठहाकों के बीच राय साहब ने विदा ली। संतोष अपने कमरे पर आ गया। आज ही की तो बात थी जब पिताजी ने संतोष को भी घर बुलाया था। राय साहब को इस तरह खाली हाथ घर जाते देख वह कांप उठा।
संतोष के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि ज्योतिषी ने उसके लिए भी कह दिया था कि आईएएस बनना अब उसके भाग्य में नहीं है। एक बार गुरु को श्यामल सर ने भी बताया था कि लड़का मेहनती है पर आईएएस बनना बहुत मुश्किल है संतोष के लिए। आज राय साहब भी जाते जाते संतोष को हिला गए थे। संतोष ने अगले ही पल मेज पर रखी स्याही की बोतल उठाई और अपने हथेली पर गिराकर उसे पोत लिया। उसने अपनी पुरानी भाग्य की रेखाएं मिटा दी थी। अब उसका हाथ सपाट था, कोई रेखा नहीं। उसने कसम खा ली, इस बार फिर से अपना भाग्य लिखेगा। उसने तभी तय कर लिया कि चाहे पापा पैसे भेजे या ना भेजे, वह घर वापस नहीं जाएगा। अभी वह राय साहब के रास्ते नहीं चलेगा। उसने तय कर लिया था, वह अपने रास्ते दौड़ेगा, छोड़कर भागेगा नहीं। समय मुट्ठी में रेत की तरह फिसला जा रहा था। मुखर्जी नगर में साल कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। कमरे से कोचिंग और कोचिंग से कमरा आते आते साल भर का समय बस घंटों भर का समय सफ़र लगता था। समय का पहिया रुकता नहीं, पर सच यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों से बेहतर भला कौन जानता। यह पहिया न केवल रुकता नहीं बल्कि कितने नसीबों को अपने नीचे कुचलता जाता और कई की तकदीर इसी पहिए पर सवार होकर बहुत आगे निकल जाती। मुखर्जी नगर का संपूर्ण काल चक्र पीटी, मेंस और इंटरव्यू के बीच ही घूमता रहता था। इधर संतोष ने दिल्ली में रहना तय तो कर लिया था, पर अब उसके लिए दिल्ली में रहना आसान नहीं था। पिताजी ने अपनी तरफ से साफ कह ही दिया था कि अब दिल्ली पढ़ाई के लिए खर्च भेजना उनके बूते की बात नहीं। संतोष ने भी अपनी ओर से वापस आने के लिए हाँ तो कर दिया था, पर महीने ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और पिताजी यह सोचकर हर महीने पैसे भेज दे रहे थे कि शायद अगले महीने संतोष वापस आ ही जाएगा। महीने में भेजी जाने वाली राशि आधी हो चुकी थी। कुछ पैसे माँ अपनी ओर से बचाकर भेज दे रही थी, जिसके बारे में संतोष के पिताजी को भी नहीं पता था। असल में माँ ने ही ढाढ़स देकर संतोष को दिल्ली में टिकने का मनोबल बनाए रखा था। संतोष इस बीच काफ़ी तनाव में रह रहा था। एक तो आईएएस में दूर दूर तक सफलता की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। दूसरी तरफ उसके पास इतिहास से स्नातक करने के अलावा अन्य कोई पारंपरिक डिग्री भी नहीं थी, जिसके आधार पर वह कहीं और भी संभावना तलाशे। उसके पास वकालत, पत्रकारिता या एमबीए जैसी आपात डिग्री भी नहीं थी, जिसके सहारे वह कहीं किसी और क्षेत्र में भी हाथ पांव मार सकता था। संतोष तो देश के लाखों छात्रों की तरह पुरातन विश्वविद्यालयीन अध्ययन परिपाटी का पारंपरिक छात्र था, जो या तो संजोग से आईएएस बनता है या फिर कुछ नहीं बनता है। आज के समय जब देश में आयोजित किसी भी क्षेत्र की प्रतियोगिता परीक्षा में विज्ञान, तकनीकी, गणित और अंग्रेजी का महत्व बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगा था, ऐसे में इन विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों को लेकर पढ़े छात्रों की डिग्रियां बस शादी के कार्ड में जिक्र करने के काम भर आती थीं, अन्यत्र कहीं नहीं। जैसे चिरंजीवी फलाना, बीए, एमए, एमफिल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। संतोष भी अगर यहाँ रहकर कुछ नहीं कर पाया तो बाकी सारे दरवाजे बंद ही प्रतीत हो रहे थे। ऊपर से उस पर जल्द से जल्द दिल्ली छोड़ने का दबाव भी था। इन्हीं सब परेशानियों के बीच पढ़ाई को जारी रखते हुए एक और परीक्षा के लिए खुद को तैयार करना इतना आसान नहीं था, पर नशा है आईएएस की तैयारी। जब तक उम्र और अटेम्प्ट है। एक बार आया लड़का, ये दोनों गंवाए बिना मुखर्जी नगर से शायद ही वापस जाता था। संतोष ने भी आखिर जैसे तैसे करके खुद को तैयार कर ही लिया था, इस बार की भी परीक्षा के लिए। आखिरकार हर साल होली, दशहरा, दिवाली की तरह ही अटल यूपीएससी के पीटी एग्ज़ाम का फॉर्म अपने नियत समय पर आ ही गया। गुरु के लिए भी यह परीक्षा जीवन मरण के समान थी। इतने सालों तक दिल्ली में रहकर और लगातार असफलता के बावजूद भी वह आत्मविश्वास से भरा था, और शायद अभी तक इसलिए नहीं बिखरा था क्योंकि उसे हमेशा परीक्षा के प्रारंभिक चरण में आसानी से सफलता मिल जाती थी। वह 2 बार साक्षात्कार दे चुका था, बस एक हल्के जोर की ज़रूरत थी और उसका भी बेड़ा पार हो जाता। इधर संतोष ने फॉर्म डालकर दुनिया से जैसे संपर्क ही तोड़ लिया था। बहुत दिनों बाद मनोहर से बात हुई थी संतोष की। क्या संतोष भाई, हेलो, का हो, एकदम छोड़ दिए का निकलना? मनोहर ने फ़ोन उठते ही पूछा। नमस्कार मनोहर जी। नहीं महाराज, हम क्या निकलना छोड़ेंगे, यहाँ से निकलने का ही तो संघर्ष है सबका यहाँ। देखिए कब तक निकलते हैं, संतोष ने दार्शिक अंदाज में कहा। अच्छा निकल ही जाइएगा भाई, कौन यहाँ रहा है हमेशा के लिए। रिजल्ट आए ना आए जाना तो होगा ही। हमको भी बड़ा प्रेशर है घर से वापस आने का।
6 साल हो भी गया यहाँ मेरा रहते हुए हो। साला आपको बताएं, बस एक बार बिहार का पीटी निकल गया था, उसी को दिखाकर आज तक यहाँ टिके हुए हैं। मनोहर ने भी अपना दर्द बयां करते हुए कहा। हाँ मनोहर भाई, क्या किया जाए, हमारे आपके जैसे ही लोगों से तो यह क्षेत्र भरा पड़ा है, लेकिन इन्हीं के ही बीच से तो सफल लोग भी निकलते हैं ना, सो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, संतोष ने कहा। अच्छा, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि विदिशा मिली थी, वह दिल्ली छोड़कर जा रही है। घर वालों ने वापस बुला लिया है, कह रही थी कि आपसे मिलना है। आज शाम बतरा आ सकते हैं क्या आप? ये भी जा रही हैं? ओके, चलिए हम आते हैं शाम को, संतोष ने कहकर फ़ोन काटा। शाम को विदिशा, मनोहर और संतोष बत्रा पर मिले। अरे विदिशा जी, ये अचानक जाने का प्लान कैसे कर लिए? संतोष ने मिलते ही पूछा। हाँ सेंटी जी, हम तो चले। अजी वो पापा पिछले 2 साल से ही कह रहे थे कि बहुत हुआ तुम्हारा तैयारी, अब वापस आओ। समय पर नौकरी तो लगने से रही, कम से कम समय पर शादी तो कर लो, विदिशा ने बताया। तो शादी तय हो गई क्या आपकी? संतोष की आवाज़ में एक रहस्य था जैसे। लगभग वही समझिए सेंटी जी, एक लड़का देखा है पापा ने, इंजीनियर है। बताइए, न हम आईएएस बने और न ही पति मिल पाया सिविल वाला। पापा ने खोजा भी तो इंजीनियर, हमारे भाग्य में तो कहीं से सिविल नहीं था सेंटी जी, विदिशा ने बड़ी कसक के साथ कहा। विदिशा की बात ने संतोष को राय साहब की बातें याद दिला दी थी। इस तरह एक दिन दिल्ली छोड़ते वक्त उन्होंने भी कहा था कि आईएएस आदमी भाग्य से बनता है, टैलेंट ही सब कुछ नहीं है। आज विदिशा ने भी कह दिया कि उसके भी भाग्य ने क्या दे दिया। उसे तो पति भी सिविल सेवक नहीं मिला, संतोष सोचने लगा। दिल्ली छोड़ जाने वाले हर विद्यार्थी के निशाने पर भाग्य ही है, कोई खुद पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। सारी असफलताओं का हिसाब भाग्य को ही देना पड़ता है। भाग्य में जब आईएएस बनना नहीं लिखा तो भाग्य यहाँ मुखर्जी नगर में 6-7 साल बर्बाद करने लाता ही क्यों है? भाग्य हमें जो बनाना चाहता है वहीं क्यों नहीं लगवा दिए इन कीमती वर्षों को? भाग्य बहुत आंख मिचौली खेलता है, इसके भरोसे रहना ठीक नहीं, ना ही इसे कोसने का कोई फ़ायदा है। संतोष कब का ही अपने भाग्य की रेखाओं पर स्याही गिराकर उसे मिटा चुका था, क्योंकि उसके भाग्य में भी आईएएस बनना नहीं लिखा था। फिर भला ऐसी रेखाओं के साथ कोई कैसे आईएएस की तैयारी करता? अरे तो आपको इंजीनियर पसंद नहीं तो मना कर दीजिए ना, संतोष ने कहा। लो जी, अजी किसके भरोसे मना कर दूं सेंटी जी, आप भी सेलेक्ट हो जाते तो हम मना कर देते, बोलकर विदिशा जोर से हंस पड़ी। उसके साथ मनोहर और संतोष भी हंसने लगे। बाप रे, हमारे भरोसे तो मुश्किल ही है, हमारे लिए तो ज्योतिषी ने साफ कह दिया है कि आईएएस हमारे भाग्य में है ही नहीं, संतोष ने हंसते हंसते कहा। वैसे चलिए, आप सबके ही साथ यहाँ हंसते रहते पढ़ते मैंने खुलकर अपनी ज़िंदगी जी ली, जी भर जी ली मैंने। अब शादी होगी और पति का साथ तो मरते दम तक निभाना है। उनके साथ तो मरना होता है ना, जीने वाला दौर जी लिया मैंने, विदिशा ने कहा। कितने बजे की ट्रेन है? मनोहर ने पूछा। 6:30 बजे। चलो अब निकलना होगा मुझे, विदिशा ने कहा। चलिए हम स्टेशन तक छोड़ आते हैं, जहाँ तक साथ चल सके वहाँ तक तो चलें, संतोष ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ चलो विदिशा, हम भी चलें, मनोहर ने उसका बैग उठाकर कहा। विदिशा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ संतोष की तरफ देखा और तीनों रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़े। विदिशा को विदा करने के बाद वापसी में संतोष ने अचानक पायल की बात उठा दी। मनोहर भाई, वो आपकी खास मित्र पायल कहाँ है आजकल? संतोष ने पूछा। भाई जी रहने दीजिए, किसका किस्सा उठा दिए, अरे नचवा के रख दी हमको, हम साला फुल्ली बकलोल का पूंछ बने रहे। उसने 3 बॉयफ्रेंड को लात मारने के बाद हमारा नंबर लगाया था, अभी सुनते हैं किसी के साथ लिव इन में रह रही है, करोल बाग के साइड में कहीं। छोड़िए भी अब उसका कहानी बंद करिए, मनोहर ने दर्द और झुंझलाहट के साथ कहा। मनोहर का चेहरा देख संतोष ने बातचीत का मसला बदल दिया। दोनों इधर उधर की बातें करते बत्रा वापस पहुँचे और अपने अपने कमरे पर चले गए। एक बार फिर से सभी पीटी की तैयारी में जुट गए थे। वो मई का 16वां दिन था। पीटी की परीक्षा देकर गुरु और संतोष साथ ही निकले थे। अरे संतोष भाई, कैसा रहा पेपर? गुरु ने पूछा। वही पिछली बार की ही तरह ठीक ही गया है, अब परिणाम भी पिछले बार की तरह ना आए, यही दुआ कर रहा हूँ, कहकर संतोष हंसने लगा, साथ साथ गुरु भी। पीटी की परीक्षा के बाद परिणाम आने के बीच का समय मुखर्जी नगर में अलग अलग तरह के छात्र वर्ग अलग अलग तरह से उपयोग करते थे। एक वर्ग ऐसा था जिनके लिए यह मुक्ति का समय था। इस वर्ग के छात्र परीक्षा के बाद देशाटन वगैरह के लिए निकल जाते थे। देशाटन भी एक अलग तरह का पैटर्न था।
कई छात्र लगभग हर हिंदी भाषी राज्य का फॉर्म डालते थे और परीक्षा के बहाने हिंदी पट्टी का देशाटन करते रहते थे। ऐसे केंद्रों में जयपुर, नैनीताल, भोपाल, शिमला सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले स्थान थे, जहाँ जाकर लड़का घूमने के दौरान 2-4 घंटे की एक परीक्षा देना भी पसंद करता था। एक वर्ग ऐसा था जो अपने स्कोर के बारे में आशान्वित रहता था। वह भले पढ़े लिखे नहीं, पर तत्काल वह जगह छोड़ता नहीं था। दिन से लेकर शाम तक संभावित कट ऑफ पर चर्चा करके कमरे पर लौट आना, अनमने ढंग से मेंस के लिए एक आध किताबें बेड से मेज और मेज से बेड तक रखता उठाता। एक वर्ग अपने पीटी को लेकर आश्वस्त वाला था, जो पीटी के अगले दिन से ही मेंस को गंभीरता से अंजाम देने में लग जाता था। इस वर्गीकरण के आधार पर मनोहर देशाटन, संतोष 50-50 और गुरु आश्वस्त वर्ग से था। 2 महीने गुजर गए थे। उन दिनों गुरु अपने किसी मित्र के यहाँ पटना में था। खाना खाकर उसने अभी बोतल खोली ही थी कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। गुरु ने फ़ोन उठाया, बस आधे मिनट की बात के बाद फ़ोन रख दिया। गुरु ने इस आधे मिनट में अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोला, केवल सुना। उसके बाद लगातार पेग बनाकर पीता गया। तभी मनोहर का भी कॉल आया। हेलो गुरु भाई, शाम को जब से रिजल्ट आया है तब से फ़ोन लगा रहे हैं, संतोष का फ़ोन ऑफ जा रहा है, ज़रा देखिए ना कहाँ है, रूम पर है क्या? मनोहर ने चिंतित होते हुए कहा। आए, अरे हम तो अभी पटना में हैं। अरे ऑन हो जाएगा, कोई नहीं, मरता फेल हो जाने पर यार, टेंशन मत लो, जाके देख लो रूम पर, वही सुतल होगा। अब हमारे जैसा पीकर थोड़े मन हल्का कर रहा होगा। जाओ देखाओ, हमारा अंतिम चांस माटी में मिल गया, सारा दर्शन खत्म हमारा, सारी गुरुवाई भीतर चली गई हमारी, फिर भी जिंदा है ना? गुरु ने भरी और लड़खड़ाई आवाज़ में कहा। मनोहर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गुरु को हो क्या गया अचानक। क्या मजाक कर रहे हैं गुरु भाई? ले बेटा, अबे मजाक तो किस्मत हमारे साथ की है भाई। हाँ, मैं पीटी फेल हो गया हूँ, गुरु ने भरभराई आवाज़ में कहा और फ़ोन काट दिया। मनोहर को यकायक तो यकीन ही नहीं हुआ। अचानक उसे संतोष के ऑफ जा रहे फ़ोन का ख्याल आया। वह कांप गया, पैर हाथ हिलने लगे। वही तुरंत एक रिक्शा लिया और संतोष के कमरे पर गया। कमरे पर ताला झूल रहा था। झूलता ताला देखकर ही मनोहर किसी अनहोनी की आशंका से भर उठा। मन में एक साथ कई उटपटांग विचार आने लगे। मनोहर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे, कहाँ जाए, कैसे खोज खबर ले संतोष की। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि पीटी फेल होने के कारण अचानक गायब हो गया है संतोष। अब वह किस अवस्था में है, यह पता करना बहुत ज़रूरी था। साला 3 साल रहे साथ साथ, पर घर का भी नंबर नहीं लिए हम उसका, मनोहर ने मन ही मन सोचा। मनोहर मन ही मन संतोष को संपर्क करना चाह रहा था, उसके घर से भी संपर्क करना चाह रहा था कि कुछ जानकारी मिल पाए, पर यह भी संभव नहीं हो पा रहा था। हार कर उसी बेचैन अवस्था में मनोहर अपने कमरे पर गया। सारी रात मोबाइल ताकता रहा कि कोई कॉल या मैसेज आ जाए संतोष का, पर एक एक करके 5 दिन गुजर गए। कोई अता पता नहीं लग पाया संतोष का। कुछ दिन बाद गुरु दिल्ली वापस लौटा। अपने आने के दूसरे ही दिन उसने सीढ़ियों से एक नए लड़के को उतरते देखा। क्या भाई, कहाँ आए थे? गुरु ने उस लड़के से पूछा। मैं अभी आया हूँ, 4 दिन पहले, ऊपर वाले फ्लोर पर रहता हूँ, लड़के के बोलते ही गुरु चौंक गया। क्या ऊपर वाले फ्लोर पर? अरे उसमें तो संतोष नाम का लड़का रहता है, मेरा दोस्त, गुरु ने कहा। नहीं भाई साहब, मुझे नहीं पता कौन रहता था कि नहीं रहता था, मुझे कमरा मिला, मैंने ले लिया। ओके भाई, चलता हूँ, लड़के ने कहा और चल दिया। गुरु ने अगले ही क्षण फ़ोन मिलाकर मनोहर को लगाया। अरे मनोहर भाई, संतोष तो यहाँ कमरा छोड़कर जा चुका है, गुरु ने तेजी से कहा। क्या कमरा छोड़ दिया? हे भगवान, चलिए मतलब जिंदा तो है ना? ओह, घर चला गया होगा शायद। बताइए कहाँ गया? जहाँ भी गया एक बार मिल तो लेता, मनोहर ने कहा। संतोष कहाँ गया, कैसा होगा, यह वास्तव में किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था। संतोष अभी लापता था, यह पहेली सुलझ ही नहीं पा रही थी। मनोहर और गुरु को अब इस बात का सुकून जरूर था कि संतोष चाहे जहाँ भी हो सुरक्षित जरूर है। गुरु ने मकान मालिक से फ़ोन पर बात की तो उसने भी बताया कि संतोष ने यहाँ आकर मकान छोड़ने की जानकारी दी थी, अपने बचे पैसे का हिसाब कर गया था। इधर गुरु अपनी सबसे खराब दौर से गुजर रहा था। वह एक चुका हुआ आदमी साबित हो चुका था। उसके अब आईएएस बनने के सारे अवसर समाप्त हो चुके थे। उसके अपने कई खास दोस्तों ने उससे किनारा कर लिया था, क्योंकि उनको लगता था कि गुरु हमेशा नकारात्मक बातें सोचता है, जिस कारण वह आईएएस नहीं बन सका और अब उसका असर उन पर भी ना पड़ जाए। अब गुरु की आलोचनात्मकता में उन्हें गुरु का फ्रस्ट्रेशन नज़र आने लगा था।
मुखर्जी नगर में सफलता और असफलता को लेकर दो जुमले खूब चलते थे। जो सफल है उसे लेकर कहा जाता था कि इसमें कुछ तो है, और जो असफल होता उसे लेकर कहा जाता इसमें कुछ तो कमी है। यहाँ आए हर व्यक्ति का मूल्यांकन बस इसी आधार पर होता था कि वह आईएएस में सफल है या फेल। यहाँ इससे इतर व्यक्तित्व की कोई खासियत मायने नहीं रखती थी। यहाँ आईएएस ना बनने को ही जीवन का समाप्त होना माना जाता था। आप में अगर कोई अलग हुनर हो तो लोग हंसकर बोलते, यहाँ क्या कर रहे हो। गुरु अच्छा वक्ता था और अपने पिछले जीवन में कई संगठनों में काम भी कर चुका था, लेकिन मुखर्जी नगर में अब उसके लिए सारे द्वार बंद थे। यहाँ रहकर दूसरे राज्यों की सेवा परीक्षा के लिए टिक कर प्रयास करता रहे, यह जगह छोड़ अपने लिए कहीं और कुछ हासिल करने निकले, उसे यह निर्णय लेना था। इसी ऊहापोह में समय गुजरा जा रहा था। जिस परीक्षा में गुरु पीटी नहीं निकाल पाया था, वह उसी परीक्षा के अंतिम परिणाम आने का वक्त भी आ चुका था। गुरु के भी जानने वालों के कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिए थे। अरसे बाद आज राय साहब ने मनोहर को फ़ोन किया था। हेलो, क्या मनोहर बाबू कैसे हैं? पहचाने, हम राय साहब बोल रहे हैं, एक पहचानी आवाज़ थी। अरे अरे राय साहब, कहाँ भैया, साल भर फ़ोन कर रहे हैं आप। ये अननोन नंबर था ना, इसलिए पहचान नहीं पाए। फिर अवजवा पकड़े तो कहे, अरे ये तो राय साहब हैं। मनोहर ने उत्साह के साथ जोर से कहा। अहो मनोहर जी, रुस्तम बताएं, इस बार गुरु का पीटी भी नहीं हुआ? राय साहब ने पूछा। हाँ सही बताया, कहा बोले भाग्य ही खराब था बेचारे का, मनोहर ने कहा। महाराज भाग्य छोड़िए, उसका बोली चाली भी खराब था। मतलब देखते नहीं थे, बात ऐसा करता था कि जैसे जिला नहीं देश चलाएगा। राय साहब ने बरसों की भड़ास निकाल कर कहा। अब छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, अपना सुनाइए, मनोहर ने बात काटते हुए कहा। पर राय साहब कहाँ मानने वाले थे। उनके जीवन में अभी नया कुछ भी करने का था नहीं जो सुनाते, इसलिए वह लगातार देश दुनिया की जानकारी अपडेट करने में लगे थे। अच्छा, वो संतोष का क्या हुआ था मामला? कहीं सुसाइड कर लिया का? भरत का फ़ोन आया था, बता रहा था। बताइए, भगवान हमको माफ़ नहीं करेंगे। हम ही उसको दिल्ली का रास्ता दिखाए थे, रूम दिलवाए, सब सेट करवाए। हे भगवान, का किया ये लौंडा? राय साहब ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। पागल हो गए हैं क्या आप? क्या अंट-शंट बकिया रहे हैं? अरे वो कहीं चला गया है, अब यहाँ नहीं रहता है। जहाँ भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा, हम फ़ोन रखते हैं, अभी काम है कुछ। मनोहर ने जानबूझकर फ़ोन काट दिया। इधर कमरे पर गुरु आज अपनी कुंडली निकाल कर देख रहा था। आईएएस का योग आज भी स्पष्ट दिख रहा था। गुरु इस गोलमाल पर मुस्कुरा रहा था। उसने कुंडली समेट कर रख दी और बतरा निकल पड़ा। आज 5 दिन बाद वह घूमने निकला था बतरा के लिए। इस बीच आईएएस का अंतिम परिणाम भी आ चुका था। बतरा पहुंचते ही उसकी नज़र इस 3 मंजिली इमारत के ऊपरी छत पर गई तो आंखें चौंधी आ गई। विश्वास कर पाना असंभव था। जो गुरु ने अभी अभी देखा था उसे लगातार देखे जा रहा था। लगभग 5 मिनट तक उस दृश्य को देखने के बाद उसने तुरंत कांपते हाथों से मनोहर को फ़ोन लगाया। अरे मनोहर लाल, मेरे भाई जल्दी आओ, संतोष मिल गया है, गुरु ने लगभग चीखते हुए कहा। अरे कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ मिला संतोष? मनोहर ने भी जोर से कहा। बताओ ना यार, बहुत ऊंचाई पर मिला है। बतरा सिनेमा के सबसे ऊपर वाले छत पर है, गुरु ने कहा। इतना ऊपर क्या कर रहा है? उतारिए उसको, हम दौड़ कर आते हैं तुरंत। अब उतना ऊपर जाके कोई नहीं उतरता। वो जहाँ दिखा है वहाँ से उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं उतार सकती। तुम आओ जल्दी, गुरु ने कहकर फ़ोन काटा। 10 मिनट के अंदर ही मनोहर दौड़ता हुआ गुरु के पास आया और उसने जो भी देखा उसके लिए अकल्पनीय था। संतोष की फ़ोटो लगी हुई थी। वह आईपीएस बन चुका था। श्यामल सर के कोचिंग के हर पोस्टर में पूरे बतरा पर उसकी तस्वीर लगी हुई थी। अरे बाप रे, ये क्या है गुरु भाई? संतोष भाई आईपीएस बन गए? मनोहर खुशी से चिल्लाया। हाँ मनोहर, ये रेस का डार्क हॉर्स साबित हुआ। डार्क हॉर्स निकला हमारा संतोष, गुरु ने कहकर अपनी नम आंखें पोंछी। गर्दन अभी भी उसी पोस्टर की तरफ उठी हुई थी। मनोहर की भी आंखें वहीं टिकी थी। ये डार्क हॉर्स मतलब नहीं समझे हम गुरु भाई, मनोहर ने गुरु की तरफ देखते हुए कहा। डार्क हॉर्स मतलब रेस में दौड़ता हुआ ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने भी दांव नहीं लगाया हो, जिससे किसी ने भी जीतने की उम्मीद ना की हो, और वही घोड़ा सबको पीछे छोड़ आगे निकल जाए, तो वही डार्क हॉर्स है मेरे दोस्त। संतोष एक अप्रत्याशित विजेता है। मैंने तुम्हारे आने से पहले श्यामल सर को और हर्षवर्धन सर दोनों को कॉल लगाया था। संतोष लगातार इन दोनों के संपर्क में था। पीटी होने के बाद ही उसने अपना कमरा संत नगर की ओर ले लिया था। उसने सर से अनुरोध भी किया था कि उसके बारे में किसी को कुछ न बताए। जो भी हो, किस्मत पलट दी उसने।
भाग्य को ठेंगा दिखाकर अपनी मेहनत से ही अपनी तकदीर खुद इसने गढ़ ली भाई, गुरु ने कहा। हाँ बॉस, सही कहे। एकदम अंधेरे में रहा साल भर और ज़िंदगी भर के लिए उजाला कर गया मेरा दोस्त। चलिए अब नंबर ले लें सर से, इससे मिलकर इसे बधाई दिया जाए, अपने इस डार्क हॉर्स को, मनोहर ने कहा। कोचिंग पहुंचते देखा संतोष वहीं बैठा था। एक दूसरे को देखते तीनों उछल गए। संतोष ने दोनों से माफ़ी मांगी और तीनों गले मिल खूब रोए। श्यामल सर की आंखें भी उन तीनों का साथ दे रही थी। 6 साल बाद मनोहर अपने घर वापस आ गया था। उसकी अब शादी हो चुकी थी। मोतिहारी के सबसे बड़े सीमेंट व्यवसायी के रूप में वह अपनी पहचान बनाने की राह पर था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ टीवी देखते हुए वह चैनल बदल रहा था कि एक न्यूज़ चैनल पर उसकी आंखें टिक गई। उस पर एक नेता एक राष्ट्रीय पार्टी की ओर से प्रवक्ता के रूप में बहस कर रहा था। मनोहर की आंखें ठीक खुली की खुली रह गईं, जैसे कभी संतोष की फ़ोटो देखकर बत्रा पर खुली रह गई थी। मनोहर ने अपनी पत्नी से कहा, देख लो, एक और डार्क हॉर्स। पत्नी ने एक नज़र मनोहर की तरफ देखा पर उसे कुछ समझ नहीं आया और वो वापस टीवी देखने लगी। सीमेंट बेचने वाले मनोहर की आंख में पानी आते ही जैसे यादें ठोस हो गईं। उसे गुरु की कही वो बात याद आ गई कि अचानक जिंदगी आदमी को दौड़ने के लिए कई रास्ते देती है। ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही रास्ते दौड़ें। ज़रूरत है कि कोई एक रास्ता चुन लो और उस ट्रैक पर दौड़ पड़ो। रुको नहीं, दौड़ते रहो। क्या पता तुम किस दौड़ के डार्क हॉर्स साबित हो जाओ। हम सबके अंदर एक डार्क हॉर्स बैठा है, ज़रूरत है उसे दौड़ाए रखने की जिजीविषा की। तो चलिए देखते हैं अगला डार्क हॉर्स कौन, कहीं वह आप ही तो नहीं। जय हो। तो ये आज डार्क हॉर्स के अंतिम अध्याय के साथ मैं भी इस कहानी के सारे अध्यायों को समाप्त करती हूँ। जल्दी ही मिलती हूँ आप सभी के साथ किसी दूसरी कहानी के साथ। ये अध्याय आपको कैसा लगा, ये कहानी आपको कैसी लगी, मेरे कहानी सुनाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, आपके सारे सुझावों का स्वागत है। तब तक आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। जल्दी ही मिलती हूँ आप सबके साथ एक नए अध्याय के साथ। टेक केयर एंड बाय।